अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज जो है हम लोग ऑफिशियली अपना जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमने जो है वो अभी तक साइंटिफिक मेथड्स और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो देख चुके हैं। नाउ वी विल कम टू लाइफ। ठीक है, हम जो है वो इस बात तक तो पहुंच चुके हैं कि हमारे प्लेनेट पे लाइफ जो है वो बनी कैसे, लेकिन अब हम लोग ये चीज कैसे डिसाइड करें कि जब हम लोग ये चीज देखते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी चीज को जब हम देखते हैं तो हाउ डू वी डिसाइड वेदर दिस थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो वो चीजें जो है अब हमें देखनी है कि हम लोग आखिर लाइफ कहते किस चीज को है। इस चीज को जो है हम लोग बेसिक से समझेंगे, बहुत बेसिक से। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी दैट इज लाइफ। हम कहते हैं किस चीज को है। लाइफ को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि लाइफ इज अ इट्स ए यूनिक एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एग्रीगेट फॉर्म करते हैं एक यूनिक पैटर्न के साथ, तो हम उस चीज को जो है वो लाइफ कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा कि कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद थे, व्हेन दे एग्रीगेटेड और रिएक्टेड टुगेदर, तो क्या बना, हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। और जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। इन मॉलिक्यूल्स में हमने जो है वो अमाइनो एसिड्स देखे, सिंपल शुगर्स देखे, हम लोगों ने जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स देखे थे। ठीक है, हम लोगों ने जो है वो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स देखे थे। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें आपस में एग्रीगेशन शो करेंगी तो हमारे सामने जो है वो लाइफ आएगी। एक सेल आ गई और इस सेल को जो है हम ये कहते हैं कि दिस इज एन लाइव सेल, या इसके अंदर जो है वो लाइफ है। तो लाइफ हमने कहा यूनिक एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक दीज वंस, जो हमने कल पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, खुद को एक्सप्रेस करते हैं देमसेल्व्स थ्रू some chemical reactions। ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये चीजें क्या महसूस करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एक इंसान जो है वो खुद को एक्सप्रेस करता है व्हाट ही इज फीलिंग। सिमिलर वे में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल्स है ये भी खुद को एक्सप्रेस करते हैं। इंसान जो है वो खुद को एक्सप्रेस जो है वो राइटिंग के थ्रू, बोलने के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू करता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे थ्रू सम केमिकल रिएक्शंस, और इन केमिकल रिएक्शंस को जो है वो हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस दैट आर शोन बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स जो ये एग्रीगेट हुए हैं, ठीक है, जब वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे थ्रू सम रिएक्शंस, उन रिएक्शंस को जो है हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे। या इनको हम कलेक्टिवली जो है वो हम कहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ही इज शोइंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का पर्पस क्या है। मेटाबॉलिज्म के बेसिकली दो पर्पस है, देयर आर बेसिकली टू पर्पसेस। ठीक है, वन is to produce and second is to utilize।
या कंज्यूम। ठीक है, तो अब ये प्रोड्यूस या यूटिलाइज या कंज्यूम क्या हो रहा है? दिस इज एनर्जी। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो कुछ केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस हो इसलिए रही है ताकि या तो हम लोग जो है वो प्रोड्यूस कर सके या यूटिलाइज कर सके या कंज्यूम कर सके किस चीज को? एनर्जी को। ये प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज बेसिकली, हम लोग इसको प्रोडक्शन भी नहीं कहेंगे, दिस शुड बी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड या प्रोड्यूस्ड हम कह सकते हैं, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये जो है हमारा पहला ही लॉ है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना तो तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? बेसिकली जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए है, दैट इज सन। तो सन से एनर्जी लेकर उसको एक यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लांट्स जो है वो बेसिकली सन से लाइट लेकर जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उस लाइट को जो है, दैट लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी को जो है वो केमिकल फॉर्म ऑफ यूजेबल एनर्जी उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे जो है दो पर्पसेस है। अब जो ये मेटाबॉलिज्म है, इससे क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब भी कोई रिएक्शंस होंगी तो वहां पे प्रोडक्ट्स तो बनेंगे। ये प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज होता है? लाइक किसी को जो है वो रेस्पिरेशन करनी है, ठीक है, या किसी ऑर्गेनिज्म को जो है वो रिप्रोडक्शन शो करनी है, किसी ऑर्गेनिज्म को जो है वो एडेप्टिवनेस शो करनी है। ठीक है, या इसी तरीके से रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, टू एनवायरमेंटल क्यूज। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स जो है वो ओवरऑल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कोई भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है उसमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस वो सारी प्रोसेसेस होती है जो लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर एक इंसान में जिंदगी आ गई, अब उस जिंदगी को जो है वो कंटिन्यू करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई वाज जस्ट चेकिंग कि लेक्चर चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी जो है मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया है और कुछ भी नहीं चल रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने जो देखा अब मेटाबॉलिज्म, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ। ऑलराइट, यहाँ पे जो है वो एक और चीज भी अगर आप याद रख ले, दैट इज कि अर्थ के ऊपर वेयर लाइफ इज प्रेजेंट, लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे पॉसिबल है। लाइफ जो है वो हर हैबिटेट पे पॉसिबल है। इसको हम बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी किस्म का अगर कोई भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट भी है तो वहाँ पे भी लाइफ पाई जाती है। लाइक देयर आर थर्मल पूल्स, ठीक है, जहाँ पे जो है वो वॉल्केनोज के पास जो पानी होता है, वॉल्केनोज के पास जो वाटर बॉडीज होती है, दे आर एक्सट्रीमली एट हाई टेम्परेचर, लेकिन वहाँ पे भी लाइफ पाई जाती है। वहाँ पे जो बेसिकली है वो आर्के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, एंड दीज आर्के बैक्टीरियाज हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये जो है वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। आर्के बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, लाइक दे आर थर्मोफाइल्स, दे कैन बी हैलोफाइल्स। ठीक है, तो कंडीशंस चाहे कितनी भी खराब हो, आर्के बैक्टीरिया टेंड टू लिव देयर। ठीक है, तो हम लोग जो है वो ये चीज हमने यहाँ पे समझी कि हैबिटेट जो है वो ऑलमोस्ट पूरी अर्थ पे जितने भी हैबिटेट्स हैं वहां पे जो है वो लाइफ एग्जिस्ट
करती है, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है वो एक और कैरेक्टर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट जो हम याद रख सकते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है। हाउ आर दे कनेक्टेड? बिकॉज वी शेयर सेम जेनेटिक मटीरियल। हाउ? सारे जो भी लोग यहाँ, जो भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो जिंदा है, उनके अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए है। डीएनए जो है वो प्यूरिन्स एंड पैरिमिडिन्स लाइक एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन से बना हुआ है। और आरएनए जो है हमारा एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, इन सारी चीज़ों से बना हुआ है। इसमें जो है वो थाइमीन नहीं है, इसमें यूरासिल है। ऑल राइट। और चाहे ऑर्गेनिज्म छोटे से छोटा ही क्यों ना हो और बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो, वो जो हमारा माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा हो या एक बहुत बड़ा सा डायनासोर हो, ठीक है, तो सब के अंदर जो है वो सेम जेनेटिक मटेरियल है विद सम वेरिएशंस इन द सीक्वेंस ऑफ द कोड, ठीक है। उसी वजह से, इसी सीक्वेंस की वजह से दिस इज अ माइकोप्लाज्मा एंड दिस इज अ डायनासोर। ऑलराइट। तो ये चीज़ जो है वो लाइफ के बारे में एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन था, ठीक है। बेसिकली जो ये लाइफ को अंडरस्टैंड करने वाला जो पूरा पोर्शन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, दिस वाज इन ओल्ड एनसीईआरटी, मौजूदा एनसीईआरटी में ये नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव लेफ्ट इट, इवन दो ये जो है वो एक अच्छा टॉपिक था, एक इंसान को समझने में हेल्प करता था कि हम लोग जो अब ये स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्रोसेसेस कर रहे हैं, तो हाउ डू वी नो कि किसी चीज़ को हमें लिविंग कहना भी है कि नहीं कहना, ठीक है। तो नाउ एज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो एक साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे कि साइंटिस्ट लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं। सपोज आई गिव यू एन ऑब्जेक्ट, मैंने आपको एक पेन दिया एंड आई आस्क यू इज दिस लिविंग और इज दिस नॉन लिविंग, यू वुड डेफिनेटली से दिस इज नॉन लिविंग। बट हाउ डू यू नो दैट दिस इज नॉन लिविंग? हम ये चीज़ कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है कि कोई चीज़ नॉन लिविंग है? As the students of science, we take a few characteristics. ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इनटू अकाउंट लेते हैं एंड वी चेक अगर एक ऑब्जेक्ट या जो एक थिंग है, ठीक है, if that thing has those characteristics or it doesn't have those characteristics, we decide that अगर इसमें ये characteristics है तो we say that this thing is a living thing, और अगर इसमें characteristics नहीं है we say that this thing is a non-living thing. Alright. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम इसमें देखेंगे दैट वुड बी द सेम जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा, एंड दैट वाज मेटाबॉलिज्म। ओके, सो हाउ डू वी डिफाइन मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म को जो है हम सिंपली कह सकते हैं इट इज द सम टोटल of all the reactions taking place in a system. ये जो सिस्टम है, दिस मैंने जानबूझ के यहाँ पे यूज़ किया, इवन दो आई शुड हैव यूज्ड अ लिविंग सिस्टम, लेकिन अभी हम सिर्फ ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉट, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सिस्टम लिखा है। सिस्टम इज बेसिकली द प्लेस जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, जहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो बायोलॉजी है ये केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लिंक्ड साइंस है, इट्स एन इंटीग्रेटिव साइंस, और इसमें हर जगह पे थर्मोडायनेमिक्स जो है वो यूज़ होगी। इफ़ यू डोंट नो इन थर्मोडायनेमिक्स व्हाट इज अ सिस्टम, तो
ये डेफिनेशन समझ में तो आ जाएगी बट नॉट जो मैं समझाना चाहता हूँ वो चीज़. ओके, तो इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस taking place in a system, taking place in a system. अब ये रिएक्शंस जो है वो दो तरह की हो सकती है. One would be catabolism and another would be anabolism. All right. एक रिएक्शन में क्या होता है? Basically, there is a reactant and that reactant is converted into a product. हम केमिकल रिएक्शन बेसिकली कहते हैं ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है, तो वही चीज जब एक लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही है तो वही क्लासिफाइड है एज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है और यहाँ पे जो है वो मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है. यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म की तरफ जाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जाया जा रहा है. ऑलराइट, कैटाबॉलिज्म जो है दैट्स एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन और जो हमारा एनाबॉलिज्म है दैट इज एंडरगोनिक reaction. What do we mean by exergonic and what do we mean by endergonic reaction? The exergonic is basically जहाँ से हमारा जो एनर्जी है वो एक्सपेल हो रहा है. ऑलराइट, हमारी एनर्जी जो है वो बाहर आ रही है. एंड एनाबॉलिज्म इज बेसिकली जहाँ पे हमारी एनर्जी जो है वो रिएक्शन की तरफ जा रही है, यानी कि रिएक्शन में जो है हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, जबकि कैटाबॉलिज्म में जो है वो रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है. ओके, यहाँ पे जो है वो एक और चीज भी आप याद रख सकते हैं कि कैट जो है इससे आप याद रख लें कट. ठीक है, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल है, देयर इज अ सिजर एंड इट्स कटिंग इट डाउन, तो मॉलिक्यूल जो है वो कट फट रहा है. तो इफ दिस इज अ मॉलिक्यूल, तो अगर हमने इसको तोड़ दिया वी से दिस इज कैटाबॉलिज्म, अगर हमने इसे जोड़ दिया वी से दिस इज एनाबॉलिज्म. और यही काटने और जोड़ने को मिलाकर जो है हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं. यहाँ पे जो है हमें एक एक एग्जाम्पल रिएक्शन ले लेते हैं. पहले हम एनाबॉलिज्म की जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म वुड बी फोटोसिंथेसिस. ठीक है, what's the source of energy in photosynthesis? It's light energy of sunlight. ठीक है, तो sun is the source of energy here. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 times carbon dioxide plus 12 times water जो है in presence of sunlight and chlorophyll and some enzymes जो है हमारे पास C6H12O6 plus 6 times oxygen और 6 times water molecule जो है वो बनाते हैं. This oxygen is basically utilized by heterotrophs and this is our glucose molecule. ठीक है, ग्लूकोज का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज GLC. ठीक है, GLU is not glucose, GLC is glucose. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई. सिंपल मॉलिक्यूल से जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना जिसमें हमारी एनर्जी लग गई एंड नाउ दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ रिडक्शन रिएक्शन जहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस गॉट रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ओके, अब इसी का जो उल्टा है हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर जो होता है दैट इज रेस्पिरेशन. ठीक है, तो हमारे पास जो है वो C6H12O6 आ गया. इसको हमने जो है वो ऑक्सीजन दे दिया और ये हमने ऑक्सीडाइज कर लिया
into carbon dioxide plus water plus some energy. ऑल राइट, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया और कुछ एनर्जी आ गई. हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे, वाटर के भी जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे और एनर्जी जो है वो हम खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे. All right, so there was a production of energy and there was a utilization of energy. So this is the whole purpose of metabolism. All right, तो अगर आपको ये लिखना होगा तो आप लिख लें. अब बात ये आती है, जब हमने ये कहा कि एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफाइन करेगा कि कोई चीज लिविंग है कि कोई चीज नॉन लिविंग है, तो हमने यहाँ पे ये कहा कि अगर उस थिंग के अंदर वो चीज जो है वो हो रही है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जा रहा है, सो वी से दैट दिस इज लिविंग. अगर नहीं पाया जा रहा तो वी से दैट दिस इज नॉन लिविंग. ओके, तो अब हमें ये चीज देखना है कि क्या मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर होता है या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी होता है. अगर ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर होता है तो वी वुड से दैट दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन अगर ये जो है वो नॉन लिविंग के अंदर भी होता हो तो we would say that this is not a characteristic feature of living organisms. ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में जो है वो हम ये चीज अब लिखेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस are unique to living organisms. यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाती है, बट वी कैन परफॉर्म these reactions under in vitro conditions. मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूनिक है, लेकिन हम इन्हीं रिएक्शंस को जो है वो इन विट्रो यानी कि लैब कंडीशंस में परफॉर्म कर सकते हैं. सो वुड वी से कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग है कि नहीं? इट इज डेफिनेटली ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग, क्योंकि जो हम लोग ये रिएक्शंस अंडर इन विट्रो कंडीशंस कर रहे हैं, दीज आर नीदर लिविंग nor non-living reactions. It's just a mimicry. रिएक्शन जो है वो लिविंग थिंग की ही है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही है, बट वी आर जस्ट परफॉर्मिंग दैट रिएक्शन इन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. उस चीज से ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की रिएक्शन नहीं बन जाती. ये रिएक्शन जो है वो लिविंग एनवायरनमेंट की ही है, लेकिन हमने इसको परफॉर्म जस्ट किस में किया? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में. तो यहाँ पे जो है ये रिएक्शन ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है. वी आर जस्ट मिमिकिंग दोज कंडीशंस. ऑलराइट, जैसे कि एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि पीसीआर, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेल्स के अंदर ही होता है, बट वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द सेम यूजिंग द सेम मैकेनिज्म्स. ठीक है, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन है तो भाई वही कि हमारे पास डीएनए है, हमने डीएनए को कुछ जो है वो पॉलीमरेज, प्राइमर्स, ठीक है, वगैरह ये सारी चीजें दी, तो हम लोग जो है वो मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बना सकते हैं. ऑलराइट, तो हमने क्या किया? डीएनए की रेप्लिकेशन करवा दी. लेकिन रिएक्शन जो है वो स्पेशल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है. वी आर जस्ट परफॉर्मिंग देम इन विट्रो कंडीशंस. तो हम लोग ये कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं जिनसे हम लोग ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं. तो उसमें हमारा पहला जो है वो मेटाबॉलिज्म हो गया है.
ठीक है। ओके, तो अभी जो है वो हमारा सेकंड आएगा इसमें, दैट वुड बी ग्रोथ। सो व्हाट इज ग्रोथ? हम लोग ग्रोथ को डिफाइन कैसे करते हैं? ग्रोथ इज डिफाइंड एज द irreversible, ठीक है, irreversible increase of mass of an organism. अब जो ये ग्रोथ है, दिस कैन टेक प्लेस इन टू वेज. वन इज द इंक्रीज इन साइज, another would be increase in number of cells. Alright, एक सेल है, ये छोटी सी सेल है, ये बड़ी हो गई, सो हम कहेंगे कि इसका जो ओवरऑल मास है वो बढ़ गया. ऑलराइट, तो इसने ग्रोथ शो की है. या एक सेल है, दिस गॉट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, तो हम कहेंगे ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, इसके साइज के बराबर. अगर साइज जो है वो सेम रह गया, सेम रहने का मतलब ये है कि इसका जितना मास है उससे आधा हो गया, ठीक है, लेकिन नंबर तो बढ़ गया, तो हम उस चीज को भी ग्रोथ कंसिडर करेंगे. ऑलराइट, तो एक सेल से दो सेल्स जब बनी तो हम लोग जो है वो इसको क्या कहते हैं? इसको हम ग्रोथ कहते हैं. ग्रोथ जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी दिखाते हैं और मल्टी सेल्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी दिखाते हैं, लाइक ह्यूमंस. छोटे बच्चे से बड़ा आदमी बन जाना या औरत बन जाना, दैट इज ग्रोथ. एक छोटे से सैपलिंग से, ठीक है, एक छोटे से सैपलिंग से एक बड़ा सा ट्री बन जाना, दैट इज ग्रोथ, है ना. तो अब हमने जो है वो ग्रोथ को समझ लिया, ठीक है. ग्रोथ जो है वो दो तरह से हो सकती है. वन वुड बी द इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल और अनदर वुड बी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. तो अब हमें ये चीज देखनी है कि क्या ये चीज जो है वो लिविंग के अंदर होती है खाली, या फिर ये नॉन लिविंग के अंदर भी पाई जाती है. अगर ये नॉन लिविंग के अंदर भी पाई जाती है, वी कांट से दैट दिस इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ठीक है. तो हमने जो है यहाँ पे हमें जिस चीज पे फोकस करना है, दैट इज इंक्रीज इन द मास. तो इंक्रीज इन मास जो है वो दो तरह से हो सकता है. One would be due to intrinsic factors, दूसरा होगा extrinsic. अब हमने जो है वो सिर्फ इतना ही कहा कि इंक्रीज इन मास होगा, ठीक है. तो अब इंक्रीज इन मास जो है वो दो तरह से हो सकता है. एक ऐसा है कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो है वो एक इंसान के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है एंड दैट पर्सन इज ग्रोइंग. लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिससे क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो शो ग्रोथ. हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रेत का टीला है, एनसीईआरटी की ही एग्जांपल है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी की एग्जांपल है. विंड आ रही है, विंड ब्रिंग्स विद इटसेल्फ और थोड़ी सी रेत ले आई, एंड दिस रेत, दिस सैंड गॉट डिपॉजिटेड अपॉन दिस सैंड का टीला, ठीक है. तो इसका जो ओवरऑल मास है वो बढ़ गया. इट शोड एन इंक्रीज इन द मास. तो क्या ग्रोथ हुई? तो ग्रोथ तो हुई. तो ऐसी ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स दिखा रहे हैं. तो क्या ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग होगा? नहीं. तो कौन सी वाली ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग होगी? वो होगा इंट्रिंसिक ग्रोथ. अंदर से जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है और अंदर से ऐसी चीजें बन रही हैं
जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जांपल एक इंसान ने जो है वो अमाइनो एसिड्स जो है वो कंज्यूम किए या फिर प्रोड्यूस किए, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड जो है एसेंशियल, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, तो कुछ उसने डाइट से लिए, some were taken from the diet and some were created, ठीक है, anabolic reactions से, एनाबॉलिक रिएक्शन से जो है वो अमाइनो एसिड्स बनाए, यहाँ से प्रोटीन्स बने, प्रोटीन से जो है वो इसका मसल मास इंक्रीज हो गया। सो दिस वाज ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे जो है ये एक इंट्रिंसिक ग्रोथ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो है वो ग्रोथ नहीं हुई, बल्कि अंदर से जो है वो ग्रोथ हो रही है। सो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं। तो ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ इन एन ऑर्गेनिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। जो कोई भी चीज इंट्रिंसिक ग्रोथ दिखाएगी, दैट कैन बी क्लासिफाइड एज लिविंग until it's proven wrong by some experimentation। अभी तक के सिलेबस के हिसाब से तो इसको हम लिविंग ही कहेंगे, ठीक है। बट देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर मोर रिसर्च, ठीक है, या फिर और ज़्यादा किसी चीज़ को डिफाइन करने का एक स्कोप होता है हमेशा। देयर इज ऑलवेज ए चांस कि कोई चीज़ जो है वो गलत प्रूव की जा सकती है, ठीक है। तो हमने जब कहा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मे बी समवन फ्रॉम यू गाइज जो ये वीडियो देख रहे हैं, कोई कल को रिसर्चर बन जाए एंड ही प्रूव्स दिस थिंग टोटली रॉन्ग, दीज थिंग्स। तो वही चीज़ साइंस होती है कि यू आर ऑलवेज ओपन फॉर यू नो द वर्ड, मतलब क्रिटिसिज्म के लिए, हाँ, फॉर क्रिटिसिज्म यू आर ऑलवेज ओपन। क्रिटिसिज्म से ही ग्रोथ होती है, ठीक है, नॉट द लिविंग वाली ग्रोथ। इट्स बेसिकली कि एक इंसान की ग्रोथ होती है, ठीक है, एज ए पर्सन, जब वो क्रिटिसिज्म को जो है वो सपोर्टिंगली लेता है इन प्लेस ऑफ कि उसको दिल पे ले लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही तक रखते हैं। वी विल कंटिन्यू विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी 1 और 2 लेक्चर्स, और वहाँ पे जो है हम लोग फिर कम्प्लीटली ये चीज़ जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हम लोग लाइफ कहते किस चीज़ को है, और हाउ डू वी डिफाइन वेदर अ थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।